लंबा समझाना पड़ेगा। तो अभी हम आज का टॉपिक हमने हमने सोचा कि हम थोड़ा सा क्लास को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए अभी एक बार एक डिजीज के बारे में समझाएं, फिर उसके ट्रीटमेंट के बारे में समझाएं तो अच्छा रहेगा। जैसे कल हमने ट्रीटमेंट के बारे में बात की थी, तो आज हम एक डिजीज के बारे में बात करते हैं। सबसे कॉमन डिजीज है हमारे इस समय की कॉन्स्टिपेशन, है ना। कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी बीमारी है जिसको हम बीमारी मानते नहीं है, लेकिन वो हर बीमारी की जन्मदाता है। मतलब अगर आपका पेट खराब तो सब खराब, सबके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, पूरे शरीर के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि कॉन्स्टिपेशन बोलते किसे हैं, वो आप लोग थोड़ा थोड़ा मुझे समझाइए, फिर मैं उसके बारे में बात करूँ। जब हमारा बाउल सिस्टम नहीं प्रॉपर नहीं आता, हमें जोर लगा के हमें आता है, हमें मतलब कि स्टूल पास नहीं होता, तो आई थिंक दैट इंटेस्टाइनल में ही होता है वो थोड़ा सा। और कोई कॉन्स्टिपेशन समझाए। इज इजीली जब हमारा स्टूल पास नहीं होता तो हम तो नहीं मेरी समझते सांस हैं। लेने में तकलीफ हो हाँ सकती है ठीक मैम। है। सही है, सही है, क्या आपने मैम सांस लेने में तकलीफ हो सकती है ऐसे कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल हो में, सकती है, मतलब? बिल्कुल। बिल्कुल हो हाँ, सकती है, क्योंकि एक्यूप्रेशर के हिसाब से भी हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो लंग्स का पेयर ऑर्गन है। अगर लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो लंग्स को भी होगी, लंग्स को कोई प्रॉब्लम होगी तो लार्ज इंटेस्टाइन को भी होगी। तो ये बहुत जनरल क्योंकि ये प्रॉब्लम। मेरे बच्चे को बहुत होता है मैम, उसको ज्यादा ब्रीजिंग होता है कभी कभार, तो मे बी वो कॉन्स्टिपेशन की वजह से होता है व्हीजिंग। ओके। फिर वो पंप लेता है। ठीक है, हम लोग उसके ऊपर बात करेंगे। और कोई बताए कॉन्स्टिपेशन क्या होता है। जैसे विदाउट लैक्सेटिव मोशन नहीं आना, या विदाउट हाँ मतलब एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक और थ्राइस अ वीक लैक्सेटिव लेना पड़े मोशन के लिए। और बताइए। चक्कर आना वगैरह मैम? क्या मैम? चक्कर आना। वो कॉन्स्टिपेशन से नहीं आता है मतलब? नहीं, आ सकता है कॉन्स्टिपेशन से चक्कर आ सकता है। अच्छा। कॉन्स्टिपेशन से गैस बनती है, गैस सिर पे चढ़ जाती है, चक्कर आएगा, सिर दर्द होगा, बहुत कुछ होगा। लेकिन पर उसका मेन कॉन्स्टिपेशन, रीजन बनता कैसे है वो नहीं पता। वही तो बता रहे हैं ना, अभी क्लास लेंगे इसीलिए। पहले मैं जानना चाह रही हूँ कि आप लोग को कॉन्स्टिपेशन के बारे में क्या पता है, तो मैं अपनी क्लास को उसी हिसाब से वो कर पाऊंगी। देखिए कॉन्स्टिपेशन, आ, इसको हिंदी में बोलते हैं कब्ज, ठीक है। तो अगर एकदम जनरल टर्म में उसको बोला जाता है, अगर आपका एक हर दिन पेट साफ नहीं होता है तो वो कॉन्स्टिपेशन है। हर दिन आपका पेट साफ होना चाहिए, आपका स्टूल अपने आप आराम से पास हो जाना चाहिए। इसके साथ कुछ और भी बातें जुड़ी हुई है, जैसे स्टूल जो होता है वो कैसा होना चाहिए। क्या आइडिया है आप लोग को कि आपका स्टूल जो हो रहा सेमी है। सॉलिड। सेमी सॉलिड। सेमी सॉलिड। हाँ, अच्छा, और कोई। सॉफ्ट। सॉफ्ट होना चाहिए। किस कलर होना चाहिए। कलर भी होता है ना, क्योंकि येलो होता है। कलर, येलो कलर। हाँ, येलो कलर का होना चाहिए। पानी में फ्लोट करना चाहिए या पानी की में बैठ जाना चाहिए। फ्लोट। फ्लोट। फ्लोट करना चाहिए। अच्छा, और बताइए क्या कलर होना चाहिए उसका। येलो। येलो। येलो कलर होना चाहिए। और किस शेप में होना चाहिए, वो केले के शेप में होना चाहिए या या छोटा छोटा पीस में होना चाहिए। नहीं, केले टाइप से पूरा हाँ, सब। तो हाँ। देखिए अब मैं बताती हूँ। अगर स्टूल आपका पानी में फ्लोट कर रहा है, अगर वो पूरा नीचे नहीं बैठ रहा है, तो इसका मतलब आपके स्टूल में फैट निकल रहा है, आपका जो फैट डाइजेशन है वो ठीक से नहीं हो रहा है,
और बॉडी बहुत सारा फैट जो है वो स्टूल में छोड़ दे रही है। अगर आपका स्टूल पानी में तैर रहे हैं तो आप अपने लीवर के ऊपर फोकस कीजिए, ठीक है। सेकंड, अगर स्टूल बहुत हार्ड होता है तो वो भी एक कॉन्स्टिपेशन का कारण है। लेकिन अगर स्टूल सॉफ्ट है लेकिन फिर भी वो पूरा एक बार में आपका स्टूल बाहर नहीं निकल रहा है, दिन में आपको 3-4 बार धीरे धीरे पॉटी जाना पड़ रहा है, बार बार जाना पड़ रहा है, आपको वो फीलिंग नहीं आ रही कि मैं फ्रेश हो गई, तो भी आपको कॉन्स्टिपेशन है, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन को समझने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग कि कॉन्स्टिपेशन सिर्फ उसको नहीं बोलते हैं कि भाई पॉटी हो ही नहीं रही है, दवाई खा के करनी पड़ रही है, खाली उसको कॉन्स्टिपेशन नहीं कर रहे। जिसको बार बार थोड़ा थोड़ा स्टूल होता है वो भी कॉन्स्टिपेशन है। और जिसको स्टूल दवाई खा के भी देखिएगा कितने लोगों को नहीं होती है एक बार में। हाँ, जनरली दवाई ऐसी कोई है नहीं कि जिससे कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाता है। अब देखिए, जब मैंने 95 में उसका कोर्स किया था नेचुरोपैथी का, तो जो हमारे टीचर थे वहां पे नेचुरोपैथी के सेंटर में, डॉक्टर विट्ठल दास मोदी, मतलब वो उस समय के बहुत ही रिनाउंड नेचुरोपैथ थे। तो उन्होंने बताया था कि उनके जो सेंटर में, नेचुरोपैथी सेंटर में जो लोग ट्रीटमेंट करवाने आते हैं कॉन्स्टिपेशन का, उसमें 80% लोगों का कॉन्स्टिपेशन सिर्फ खाने को चेंज करने से ठीक हो जाता है। क्योंकि वो गलत खाना खाते हैं, उनको मालूम नहीं है कि उनको क्या खाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो एकदम साधु महात्मा बन गए, एकदम आ, फल पे आ गए, ऐसा नहीं है। नॉर्मली खाना खाते हैं लेकिन उसमें कुछ परिवर्तन करते हैं तो उनका कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाता है। तो पहले मैं उस सिंपल ट्रिक्स के बारे में बताऊंगी जिससे कॉन्स्टिपेशन ठीक होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। सबसे फर्स्ट है कि हमारा जो खाना है वो पूरा रिफाइंड फूड नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि जो हम अभी पैकेट वाला आटा खाते हैं वो भी रिफाइंड फूड होता है। और अगर हम रोज रोज उसकी रोटी खाते हैं तो भी हमें कॉन्स्टिपेशन होने के बहुत सारे चांसेस हैं। हमें चोकर युक्त आटे के साथ वाला आटा जो है वो खाना है, लेकिन चोकर वाला आटा भी मिलता नहीं है, मतलब फाइबर वाला आटा। तो हमें गेहूं को, अगर हम अपने आसपास की चक्की में थोड़ा मोटा पिसवा ले तो वो थोड़ी हेल्प कर सकता है। या हम कुछ ऐसे अनाज खाएं जो थोड़े मोटे होते हैं और हम उसका प्रिपरेशन बना के खाएं तो भी वो हेल्प कर सकता है। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे सिंपल ट्रिक्स हैं जिनसे हम कॉन्स्टिपेशन से बच सकते हैं। जैसे आप कुछ मौसम वाले फल अगर खाते हैं ज्यादा मात्रा में, जैसे अभी मौसमी आ रही है, वो आ रहा है बिचौड़ा आ रहा है, जो बड़ा वाला नींबू आता है, उसको आप खाएं। या ऐसे वाले फाइबर फल खाएं जिसमें बहुत सारे फाइबर्स हैं, जैसे पाइनएप्पल खाएं रोज, अ, अमरूद खाएं, अम, सीताफल इसमें है अभी मार्केट सिट्रस में। फ्रूट्स इंक्लूड कर सकते हैं मैम, सिट्रस बिल्कुल फ्रूट्स। बिल्कुल, सिट्रस फ्रूट तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन हमें कुछ ऐसे फल होते हैं जो कॉन्स्टिपेशन को दूर करने में बहुत स्पेशल इफेक्ट देते हैं। जैसे बेल है, बेल के सीजन में अगर आप बेल खाते हैं तो देखिए आपका पेट बहुत अच्छा साफ होता है। या क्या हाँ, होता है मैम बेल? बेल को बोलते हैं इंग्लिश में वुड एप्पल बेल बोलते हैं शायद। अच्छा, वो वो कभी येलो कलर का होता है ना, हाँ उसका वो पल्प बेल आता होता है, है, अंदर हाँ उसका निकाल के पल्प का उसका शरबत जूस बना के बना के पीते हैं। पीते हैं। हाँ, हाँ बेल हाँ, का। वुड एप्पल, हाँ, हाँ जूस पता है, बनाने से क्या भी वो अच्छा हार्ड होता है इफेक्ट, पूरा। जूस बनाने से भी अच्छा इफेक्ट आता है बेल को खाने से। हाँ। अच्छा, हाँ, और बेल में बहुत आयरन होता है। मैं फ्रूट जरा दोबारा बताना कौन से आपने बोले हैं दोबारा, फ्रूट्स कौन से अच्छे हैं अच्छा, इसके लिए अब कॉन्स्टिपेशन? आप लोग मुझे बताइए, मंजरी जी आप बताइए अभी मौसम में कौन कौन से फल आ रहे हैं मौसम के। इस समय तो आपके अमरूद है, हम्म। फिर वो नाशपाती है, हम्म। और एप्पल। सीताफल। सीताफल कस्टर्ड। अभी हाँ, आ हमारे गया कलकत्ते पता में नहीं। तो आ रहा है, पता नहीं वहां आ रहा है कि नहीं। हाँ वही कह हमारे मुझे। नहीं आ रहा, पंजाब में नहीं आ रहा सीताफल अभी। हाँ, थोड़े दिन बाद आ जाएगा। हाँ। हाँ,
और एप्पल तो हमेशा ही है, 12 महीने हाँ, मिलते एप्पल हैं। से कॉन्स्टिपेशन नहीं ठीक होता है, लेकिन आप अमरूद अगर खाते हैं तो देखिएगा कॉन्स्टिपेशन में बहुत हेल्प मिलती है। पर अमरूद मैम, तो खत्म हो गए, आजकल आ ही नहीं रहे हैं अब तो। नहीं, अब अब तो आते हैं, अभी आ अभी रहे हैं तो अमरूद, आते हैं। बहुत बरसात से बढ़िया अमरूद शुरू है। होता है, हाँ बरसात से शुरू होके सर्दियों तक रहता है। पर हाँ मैम, जैसे कुछ फल खाने से गले में वो टॉन्सिल में इफेक्ट करता है। हाँ, वो हाँ। वो भी हम लोग सॉल्व कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब मैंने 30 इयर्स ना कोई भी फल या सैलेड मौसम्मी खाना आ मुझे रही है बंद करना मैम, पड़ा था। आजकल मौसम्मी आ रही है, हाँ, संतरा आ मौसम्बी, रहा है। हाँ, संतरा तो अभी मौसमी, नहीं आया है, मौसमी आ रही है। मौसमी आ गई है। मौसम्मी। हाँ, तो मौसमी खाइए। मौसमी भी, मौसमी का रस बना के नहीं पीना है आपको, फाइबर के ऐसे ही साथ उसको खाना। खाना फाइबर। है। हाँ। ओके। हाँ। फिर सेकंड पॉइंट है, जब हम खाना खाते हैं तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं खाने में, जैसे बंगाल के लोग तो चावल बहुत सारा खाते हैं, और हमारे नॉर्थ इंडिया के लोग मैं साउथ से हूँ मैम, यहाँ पे तो ज्यादातर वही राइस खाते हैं ना, बंगाल की तरह। चावल, यस, हाँ राइस। हाँ, तो वो हमें हम आपका रोटी मिक्स है। हम रोटी खाते हैं हम ज्यादा रोटी पंजाब में। खाते हैं, तो हमें अपनी चावल, अपने कार्बोहाइड्रेट और सब्जियों का जो रेशियो है, एक मिनट। नॉर्थ में मैम मिक्स खाते हैं दोनों। हाँ, हम्म। ठीक है। तो हमारे जो कार्बोहाइड्रेट, मतलब जो हम चावल या रोटी खाते हैं और साथ में जो सब्जी खाते हैं, उसके कॉम्बिनेशन के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। आप चावल बहुत सारा खाते हैं और सब्जी थोड़ी सी खाते हैं। कार्बोहाइड्रेट हम 80% खाते हैं, वेजिटेबल्स हम 20% खाते हैं। ठीक है, आपको ये कॉम्बिनेशन चेंज करना है। अगर आपने ये कॉम्बिनेशन चेंज कर लिया तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। आपको क्या करना है, शुरू में उसको 60-40 करना है, 60 कार्बोहाइड्रेट, 40, फिर धीरे धीरे और भी कम करना है कार्बोहाइड्रेट, लास्ट में आपको 50-50 कर लेना है। अगर आपने, जितना आप अनाज की संख्या कम कर देंगी, अनाज की मात्रा को कम कर देंगी और वेजिटेबल्स बढ़ा देंगी, तो आप देखेंगे कि आपको प्रॉब्लम भी नहीं हो रही है, आपके नॉर्मल डाइट में आ रहा है, ऐसा नहीं आपको अपने लिए कुछ स्पेशल बनाना पड़ रहा है। और आप दूसरों के लिए जो खाना बना रही हैं उसी में आपका भी खाना बन जा रहा है। और आपकी जो प्रॉब्लम्स है कॉन्स्टिपेशन की या वेट बढ़ने की, अगर हम ज्यादा कार्बोहाइड्रेट नहीं खाएंगे, रोटी सब्जी, रोटी चावल ज्यादा क्वांटिटी में नहीं खाएंगे, तो नेचुरली हमारा वेट भी ज्यादा नहीं बढ़ेगा। क्योंकि हम जब सब्जियां ज्यादा खाएंगे तो हमें मिनरल्स भी साथ में ज्यादा मिलेंगे और फाइबर्स भी ज्यादा मिलेंगे और एनर्जी भी हमारी अच्छी बनी रहेगी। मैम का तो आपको, अगर आपने इस रेशो को, देखिए, ये तो बताना बहुत आसान है कि आप अपने लिए स्पेशल कुछ डाइट बनाइए, आप श्रीधान्या मिलेट्स खाइए, आप ये खाइए वो खाइए, लेकिन मैंने सब कुछ करवा के देखा कि हम जो हाउस वाइफ्स हैं, हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम अपने लिए अलग अलग खाना बनाएं। हमारे लिए जब हम सबका खाना बना रहे हैं उसी में से हम अपने खाने को मैनेज करें। ठीक है। मैम, स्वीट धान्य मिलेट जो है, जैसे रोटी और चावल की जगह वो मैंने शुरू किया है। बहुत वो अच्छा है, रात, बहुत अच्छा है। हाँ, हाँ, वो अगर आपने कंगना। शुरू किया है तो बहुत अच्छा है। लेकिन हमारे लिए अगर घर, जैसे मेरे साथ हुआ कि मैंने श्रीधानिया मिलेट्स खाने शुरू किए,
लेकिन अब मेरे हस्बैंड को पसंद ही नहीं आ रहे, वो मेरे बेटे को भी पसंद नहीं आ रहे। नहीं वो तो हाँ, फैमिली अभी थोड़ा थोड़ा शुरू कर रही है अब साथ हम देना, पर डोसा मैं इडली, डेली। जब आप डोसा इडली बनाते हैं तो वो सिरजाने मिलेट शौक से खा लेते हैं, लेकिन उनको चावल रोटी खाने में दिक्कत होती है। तो अब आपके लिए हर रोज ही पॉसिबल नहीं होता है कि उनके लिए आप सेपरेट खाना बनाएंगे, अपने लिए सेपरेट खाना बनाएंगे। तो इससे आसान तरीका मैं आपको बता रही हूँ कि आप अपना अनाज और सब्जियों का जो रेशियो है उसमें आप चेंज कीजिए। सब्जियों का रेशियो, सब्जियों की मात्रा बढ़ाते जाइए और अनाज की मात्रा कम करते जाइए। तो आप ऑटोमेटिक देखेंगे कि आपको बहुत सारे फायदे मिल रहे हैं, आपका कब्ज भी खत्म हो रहा है, आपका फैट भी नहीं बढ़ रहा है। सेकंड पॉइंट ये है कि हमें तो इस, मैम मिलेट्स का कैसे, मिलेट्स आर गुड फॉर आवर हेल्थ, जब हम मिलेट्स इंक्लूड कर लेते हैं अनाज की तरह, जैसे मिलेट्स की रोटी खा लें कोई? नहीं वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन अभी मैं मिलेट्स के बारे में नहीं बात कर रही हूँ। ओके ओके फाइन। हाँ, सेकंड पॉइंट ये है कि जब हम अनाज और सब्जियों का जब कॉम्बिनेशन रेशियो बना रहे हैं तो हम आलू को अनाज की कैटेगरी में रखेंगे और सब्जियों का कॉम्बिनेशन सब्जियों को अलग कैटेगरी में रखेंगे। हम ऐसा नहीं है हम आलू चावल खा रहे हैं या आलू रोटी खा रहे हैं, आलू की सब्जी हमने बना ली साथ में हम रोटी खा रहे हैं, तो क्या हुआ, वो आप सारा का सारा कार्बोहाइड्रेट ही खा रहे हैं, आपका डाइट जो है वो बैलेंस नहीं हुआ। आप अगर आलू खाना चाहते हैं तो उस दिन आप अनाज थोड़ा कम खाइए, अगर आप 2 रोटी खाते हैं तो आप 1 या 1.5 रोटी खाइए और उसकी जगह में थोड़ा सा आलू खाइए, और बाकी आप दूसरी कोई सब्जी खाइए, जैसे आपने लौकी ज्यादा सी बना ली तो वो खाइए, तो आपका वो कॉम्बिनेशन बन जाएगा। ठीक है। या तो ये टॉपिक ये था कि हम अपने कॉन्स्टिपेशन को आहार के परिवर्तन के द्वारा कैसे ठीक करें। ठीक है। अब इससे भी बड़ा टॉपिक ये है कि कॉन्स्टिपेशन होता क्यों है। हम्म एक तो आहार का कारण था, ठीक है, अगर हमने आहार को भी अपने खाने को भी चेंज कर लिया लेकिन हमारा कॉन्स्टिपेशन ठीक नहीं हो रहा है, ऐसा बहुत लोगों के साथ होगा, तो फिर हमें क्या करना है, तो हमें फोकस करना है कि कॉन्स्टिपेशन है क्यों, किस रीजन से है, क्या कारण है। क्योंकि कॉन्स्टिपेशन होने का मेन कारण क्या होता है, इसमें से आप में से किसी को अगर कोई समझ में आता हो तो बताइए मुझे। पानी कम पीने से हो सकता पानी है। या हाँ हो पानी। आंतों गट का हेल्थ। मूवमेंट, हाँ आंतों का मूवमेंट थोड़ा मतलब सही नहीं होने से भी, कि हाँ वो। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल सही बोल रही हैं। गट हम्म हेल्थ। हाँ गट है, देखिए जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, पहले हम डाइजेस्ट, हल्का थोड़ा सा सिंपल एक डाइजेशन को समझते हैं। खाना हमारा सबसे पहले मुंह में जा रहा है, मुंह से जा रहा है ईसोफेगस में, ईसोफेगस से जा रहा है स्टमक में, स्टमक से जा रहा है डियोडेनम में, है ना, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन से होके निकल जा रहा है। ठीक है। अब डाइजेशन जो है हमारे मुंह से ही स्टार्ट हो जा रहा है। फर्स्ट चलाइए। पॉइंट है, अगर हमने खाने को च्यू ठीक से वेल। चबा कर नहीं खाया। हाँ या च्यू वेल, यस, हाँ याद आ गया। सलाइवा मिक्स होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। 32 बारी वो कहते हैं ना, चबा के एक खाना चाहिए, आप कुछ एक 3 टाइम्स मील। वो। ठीक है। अगर आपने चबा के नहीं खाया खाना तो भी आपको कॉन्स्टिपेशन होगा। सेकंड है, खाना स्टमक में पहुंचा, स्टमक में एसिड सिक्रेशन होता है HCl का। अगर वो HCl जो है वो बहुत ज्यादा सिक्रेट हो रहा है, किसी को बहुत ज्यादा एसिडिटी है, तो क्या होगा, ज्यादा एसिडिटी है तो वो एसिडिटी आपके फूड को एक तरह से जला देगी, या फिर ज्यादा एसिडिटी है तो आपके
स्टमक में तो नहीं, लेकिन ऊपर और नीचे आपके अल्सर्स भी हो सकते हैं। अच्छा, अब खाना जो है स्टमक में गया, वहां पे एसिड ने उसको डाइजेस्ट करने की कोशिश की। फिर उसके बाद वो खाना गया, यहाँ पे भी अगर आपका एसिड का बैलेंस ठीक नहीं है तो भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। यहाँ पे दो कारण हो सकते हैं, या तो एसिड बहुत कम है या एसिड बहुत ज्यादा है। अगर एसिड बहुत कम है तो क्या होगा, एसिड क्या करता है, HCl क्या करता है, खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। अगर वो कम है तो खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होगा, फिर से आपको गैस और एसिडिटी बनेगी। अगर एसिड बहुत ज्यादा है तो आपको एसिड रिफ्लेक्स होगा, फिर से आपको बेचैनी होगी और आपका खाना जो है वो बहुत ज्यादा डाइजेस्ट हो जाएगा, बर्न हो जाएगा, आपके पोषक तत्व जो है वो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, फिर वो खाना आगे बढ़ा, अब वो गया डिओडेनम में, स्मॉल इंटेस्टाइन के एक पार्ट है डिओडेनम में गया। डिओडेनम में आएगा बाइल, जो कि गॉल ब्लैडर सिक्रेट करेगा, जो कि लीवर बनाता है। अब बाइल क्या करेगा, जो आपके खाने का जो फैट पोर्शन है उसको डाइजेस्ट करेगा। ये पाइल्स एक बार हो जाता तो वापस नहीं होता ना मैम? बाइल 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 कह रहे हैं, पाइल्स नहीं, बाइल नहीं, बाइल। बाइल बाइल बाइल, BILE, बाइल, पित्त अच्छा, जिसको बोलते हैं, पित्त। सॉरी सॉरी मैं पाइल्स करके सॉरी, एक्चुअली मेरे हस्बैंड को 2 साल पहले पाइल्स हुआ था, उनको सर्जरी नहीं करवाया नहीं पाइल्स हमने। नहीं, अगर बाइल है। बार बार भी हो सकता है, पाइल्स में एक बार होके वो भी मतलब हमेशा नहीं रहता है। कॉन्स्टिपेशन की वजह से ही उनको कब्ज हाँ बहुत बिल्कुल, होता था। कॉन्स्टिपेशन ही उसका मेन कारण होता है। हाँ उनको होता था। हम्म। अब क्या हुआ कि वो जो है बाइल जो है वो आपके खाने के फैट पोर्शन को डाइजेस्ट करेगा, लेकिन अगर बाइल नहीं है, ठीक से सीक्रेट नहीं हुआ बाइल, तो खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होगा। और सेकंड पॉइंट, बाइल क्या करता है, लुब्रिकेंट का भी काम करता है। आपकी जो स्टूल बन रही है या जो आपका जो खाना जो आगे की तरफ जा रहा है उसको नीचे तक ले जाना, फिर स्टूल को भी बाहर निकालने में वो लुब्रिकेंट का काम करता है। तो हो सकता है कि आपकी कॉन्स्टिपेशन का कारण लीवर और गॉल ब्लैडर हो। अगर वहां से बाइल ठीक से सीक्रेट नहीं हुआ तो आपका लीवर और गॉल ब्लैडर रेस्पॉन्सिबल है आपके कॉन्स्टिपेशन के। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हुआ कि खाने में से जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको वो एब्जॉर्व कर लिया। स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल पे एक स्ट्रक्चर होता है जिसको विलाई बोलते हैं हम। विलाय। हाँ, वो विलाई जो है वो एब्जॉर्बिंग पावर बढ़ा देता है इंटेस्टाइन का, और वहां पे उन्होंने सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्व कर लिया। अब जो बची कुछ ही चीजें हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन में गई। लार्ज इंटेस्टाइन में जितना भी पानी है वो एब्जॉर्ब हो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, और स्टूल को बाहर फेंक दिया जाता है। अब क्या हुआ, अगर लार्ज इंटेस्टाइन बहुत ही ओवर एक्टिव है, एनर्जी वहां पे बहुत ज्यादा है, तो वो क्या करेगा, वो बहुत ज्यादा पानी अब्जॉर्व कर लेगा और मल बहुत ज्यादा सूख जाएगा, फिर वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, वो बाहर नहीं निकल पाएगा। दूसरा कारण हो सकता है कि लार्ज इंटेस्टाइन पर मल अगर ज्यादा देर तक रहता है, जितना टाइम उसको रहना है उससे ज्यादा टाइम तक रहता है, तो भी वो बहुत ज्यादा सूख जाएगा, हार्ड हो जाएगा और बाहर नहीं निकल पाएगा। तीसरा रीजन हो सकता है कि लार्ज इंटेस्टाइन में एनर्जी बहुत कम है और वो मल को बाहर नहीं निकाल पा रही है। क्या लग रहा है आप लोग को, ऐसा हो सकता है? यस। हो सकता है। तो हम लोग को अब जिसको भी कॉन्स्टिपेशन है उसको चेक करना चाहिए कि उसकी कॉन्स्टिपेशन का रीजन क्या हो सकता है। मैक्सिमम कारण लार्ज इंटेस्टाइन ही होता है कि लार्ज इंटेस्टाइन में मल जो है वो ज्यादा देर तक रह रहा है, वो सूख जा रहा है, या लार्ज इंटेस्टाइन बहुत ही, अगर यंग एज के लोग हैं तो हो सकता है कि लार्ज इंटेस्टाइन में ही मल इतना ज्यादा सूख जा रहा है, वो इतनी ओवर एक्टिव है लार्ज इंटेस्टाइन कि मल सूख जा रहा है और वो बाहर नहीं निकल पा रहा है।
लेकिन अगर ओल्ड एज के लोग हैं तो लार्ज इंटेस्टाइन में एनर्जी इतनी कम है कि वो मल को बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। लेकिन इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन भी रेस्पॉन्सिबल हो सकते हैं कॉन्स्टिपेशन के लिए, और हमारा हार्ट भी रेस्पॉन्सिबल हो सकता है। और कई बार तो किडनी भी रेस्पॉन्सिबल होती है। लेकिन ये सारे केसेस क्या हो रहे हैं, ये हम आ, बाद वाली स्थिति के लिए हम सोच सकते हैं। अभी की जो हमारी अगर हम नॉर्मल कॉन्स्टिपेशन के बारे में बात करें, अगर हम नॉर्मल कॉन्स्टिपेशन के बारे में बात करें तो जनरली खाना पीना चेंज करने से, पेट पर गीली पट्टी रखने से कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाता है जनरली। लेकिन अगर आपका ठीक नहीं हो रहा है तो आपका रीजन कहीं कुछ और भी हो सकता है। जिनको गॉल ब्लैडर के स्टोन्स होते हैं उनको भी कॉन्स्टिपेशन होता है, और जो किडनी डायलिसिस के पेशेंट होते हैं उनको भी कॉन्स्टिपेशन होता है। अब आप लोग को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे। मैम हार्ट पेशेंट हाँ, को हार्ट भी पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो हार्ट की कपल ऑर्गन है, और स्मॉल इंटेस्टाइन तो नेचुरली रेस्पॉन्सिबल हो ही सकती है क्योंकि वहां से खाना जा रहा है। तो कॉन्स्टिपेशन की वजह से हार्ट पेशेंट बन सकता है, या हार्ट पेशेंट है तो उसको नहीं, कॉन्स्टिपेशन हो सकता दोनों 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 है, है? दोनों दोनों ही है। चीजें हो सकती है। दोनों हो चीजें हो सकती हैं, क्योंकि देखिए स्टार्टिंग जनरली हमारे शरीर में अगर नेचुरोपैथी के व्यू से सोचा जाए, नेचुरोपैथी हर बीमारी का कारण बता रहा है टॉक्सिन्स। हम्म। विजातीय द्रवों का शरीर में एकत्रित होना ही नेचुरोपैथी में बीमारियों का कारण माना जाता है। तो अगर आपका पेट साफ नहीं हो रहा है तो वहीं से आपके शरीर में विजातीय द्रवों का जमाव शुरू हो जाएगा, और वो नई नई अलग अलग ढंग की बीमारियां आपको आएंगी। तो हर बीमारी का कारण स्टार्टिंग में कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे जब आप हार्ट पेशेंट हो गए तो फिर वो भी हो गया, वाइस वर्सा भी हो गया, उसने और कॉन्स्टिपेशन को बढ़ा दिया। मैम मड थेरेपी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, पूछ सकते हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हार्ट पेशेंट को भी मड थेरेपी दी जा सकती है? हाँ, हार्ट पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है बताइए। हार्ट स्टंट डला हुआ है, हाँ, बिल्कुल दे अटैक, सकते हैं आराम से। तो हार्ट हार्ट वाले पेशेंट, पोर्शन पर ही देंगे? हाँ, हार्ट एरिया पर ही देंगे थेरेपी? नहीं 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 नहीं, पेट पे। किसी भी बीमारी से रिलेटेड होगा तो पेट पर ही जाएगी? पेट पे ही देंगे, पेट ही सब बीमारियों का जनक है। ओके। एंड लंबर स्पॉन्डिलाइटिस में? लंबर स्पॉन्डोलाइटिस का जो पेशेंट है उसका क्या पेट साफ नहीं हो रहा है? कॉन्स्टिपेशन की भी प्रॉब्लम है, और L5 थोड़ा सा लेफ्ट साइड खिसका हुआ है। हाँ, तो अगर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो उसको पेट पे गीली मिट्टी की पट्टी रख सकते हैं, उसका पेट साफ होने लग जाएगा। उसका उसका ओके। पेट साफ करवाने के लिए और भी कुछ चीजें हैं वो कर सकते हैं। और एक्यूप्रेशर के हिसाब से आप ट्रीटमेंट दे सकते हैं लंबर का। लंबर में आप ये मिडल फिंगर के तीनों उसमें मेथी पट्टी लगाइएगा। L5 सर का हुआ है। हाँ जी, लेफ्ट साइड। ठीक है, मैं ग्रुप में पिक्चर भेज दूंगी, आप वहां पे मेथी पट्टी लगाइएगा तो उससे उनको फायदा होने लगेगा। मिडिल फिंगर और इंडेक्स पे तीनों वात मिडिल, कफ मेरे ख्याल से पे? इंडेक्स में सिर्फ ये वाला आता है L5। ये वो जो खुशबू जी भेजे थे ना, ब्लैक एंड व्हाइट पीडीएफ से, उसमें है स्लिप डिस्क का ओके। पॉइंट्स। मैंने भी दे मैं मुझे भी एक्चुअली 2 साल पहले स्लिप डिस्क हुआ, तो मैंने वो चेक किया, मैंने कल लगाया था बैक पेन के लिए। हम्म।
देखिए मैडम वो सर में पेशाब में अगर जलन होती है ना तो उसके लिए भी पेट पे मड थेरेपी रख सकते हैं। पेशाब करते हैं ना यूरिन के समय में जलन, पेशाब जल मैम के आप आता जरा है तो पहले कंप्लीट कर लें, मेरे को लगता है क्वेश्चन आंसर्स हम बाद में ना रखें, वो लिंक टूट जाता है हम क्या कर रहे हैं एक्चुअली। मेरे को लग रहा है हम ओके, लिख लें क्वेश्चन आंसर्स और बाद में पूछ लें, बेटर नहीं है वो, एक्चुअली वो सारा लिंक ही टूट जाता है, वो याद भूल जाता है क्या क्या है। नहीं नहीं तो आई थिंक वी कैन राइट इट डाउन ऑल द क्वेश्चंस एंड ठीक बाद है। में जो सारे मैं क्वेश्चंस इकट्ठे ठीक है, पूछ कोई लें हम। बात नहीं है, कोई बात नहीं है। आप उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा वो भी प्रॉपर ही था। अगर यूरिन में जलन होता है तो भी आप मड पैक रख सकते हैं। ओके, अच्छा। अभी हम कॉन्स्टिपेशन के बारे में बात कर रहे हैं। और अ, अब हम कुछ और भी तरीके बता सकते हैं कि कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के, और कुछ सिंपल ट्रिक्स हैं। जैसे कि अ, जो वो होता है मुनक्का, जैसे हमने फल खाए, हम एक डाइट प्लान ऐसा तैयार करेंगे। जैसे कि अगर हमारे पास कोई मरीज आया, या हम खुद ही कॉन्स्टिपेशन के शिकार हैं, तो हम उस मरीज को ऐसा क्या डाइट प्लान देंगे जिससे उसका कॉन्स्टिपेशन दूर हो जाए। तो उसके खाने में फल सब्जियां ज्यादा से ज्यादा हम रखने की कोशिश करेंगे, और अनाज भी रहे। अनाज में भी हम कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। अगर मरीज तैयार है तो हम उसे सिरिधान्या मिलेट्स सजेस्ट कर सकते हैं, नहीं तो हम नॉर्मल उसको चावल या रोटी भी सजेस्ट कर सकते हैं। कुछ सब्जियां हम उसको स्पेशल सजेस्ट कर सकते हैं जिससे पेट साफ होता है। जैसे कि अगर पालक की सब्जी है, पालक जो है वो पेट साफ करने में बहुत अच्छी मदद करता है। तो उसके लिए भी उसका एक स्पेशल तरीका होता है पालक को खाने का, जिससे कि आपका पेट साफ हो जाता है। जैसे अगर हम सब्जी की जगह पालक को काट के, अगर हम उसको बॉईल कर ले, हल्का सा बॉईल कर ले, जैसे हम पालक पनीर बनाते हैं वैसे उसको हल्का सा बॉईल कर ले, और हल्का सा मिक्सी में चला ले, बहुत पतला ना करे, चला ले, और अजवाइन का छौंक लगा के उसको छौंक दे, और हल्का सा पतला सा पेस्ट जैसा बना ले और उसको रोटी के साथ खाएं, तो वो एक पेट साफ करने में बहुत हेल्प करता है। किसी को अगर कॉन्स्टिपेशन हुआ हुआ है 1-2 दिन से, तो वो खाएगा तो उसका अगर, लेकिन क्वांटिटी उसको अच्छी खानी पड़ेगी पालक की, तो उसका पेट साफ हो सकता है। फिर कुछ और भी सब्जियां हैं, जैसे कि आ, आ, और भी साग हैं। आप लोग के वहाँ कैसे साग मिलते हैं मुझे बहुत आइडिया, हाँ, जैसे चौलाई का साग है। फिर बंगाल में बहुत तरह के साग मिलते हैं, कलमी साग है। इन सब साग को आप चावल के साथ बना के खाते हैं तो उससे भी आपका पेट साफ होता है। तो आपको अपने डेली रूटीन में ऐसा खाना रखना पड़ेगा, आहार रखना पड़ेगा, कि आपको अपने पेट साफ करने के बारे में सोचना ना पड़े, वो ऑटोमेटिक नॉर्मल शेड्यूल में आ जाए। फिर और एक तरीका है कि अगर आप अपनी सोने जगने की जो साइकिल है उसको अगर आप गड़बड़ करते हैं, जिसको कि टाइम क्लॉक बोलते हैं, वो ऑर्गन क्लॉक बोलते हैं, अगर हम उसको गड़बड़ करते हैं तो भी हमारा पेट साफ नहीं होता है। क्योंकि सुबह 5 से 7 बजे का टाइम हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में मैक्सिमम एनर्जी का होता है। अगर उस समय हम सो ही रह जाते हैं, हम उठते ही नहीं है बिस्तर से, तो भी हमारा पेट साफ होने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो अगर हम 6 बजे तक उठ जाए तो वो थोड़ा हमें हेल्प करता है पेट साफ होने में। मैम खाने की और चीजें थोड़ा बता दें इसमें, और क्या क्या है आपने वही हम्म, बताई मुझे। जैसे मुनक्का है, मुनक्का पेट साफ करने में आपको मदद करता है। तो आपने थोड़े से मुनक्के सुबह उठ के भिगो दिए, 5 या 6 बजे जब आप उठे तो आपने भिगो दिए, या रात को भिगो दिए, और उसको सुबह सुबह आपने चबा चबा के खा लिया। फिर उसके बाद आपने फल वगैरह खा लिए, फिर थोड़ा बहुत आपने जो नाश्ता वास्ता बना वो खा लिया, तो भी आप देखेंगे कि आपका पेट साफ हो रहा है। अगर किसी बच्चे को कॉन्स्टिपेशन है तो दूध में मुनक्के उबाल के उसको खिला दीजिए, तो भी उसका पेट साफ हो जाएगा। मैम कितना मुनक्का लेना चाहिए एक एडल्ट को? कितना लेना चाहिए वो डिपेंड करता है उसको कितना कॉन्स्टिपेशन है। कम से कम 8-10 पीस तो लेने ही चाहिए।
उसके बीज फेंक दें। हम्म। फिर एक बहुत ही अच्छी आयुर्वेदिक मतलब हमारी एक फल है जिसको अमलतास बोलते हैं। अमलतास के फूल तो आप सबने देखे होंगे। वो रेड वाला? हाँ नहीं, येलो कलर का फूल होता है और अमलतास उसकी फली होती है बड़ी सी। लंबी होती है, इमली जैसे लंबी हाँ होती हाँ है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो हम उसकी, बच्चों को देते थे, छोटे थे ना बच्चे तब देते थे, इतनी लंबी लंबी फलियां उबाल के फिर देते थे। हाँ हाँ, तो अगर जैसे कि अ, अमलतास जो है उसको तोड़ के उसके अंदर के पल्प को निकाल लिया जाए और पानी में घोल दिया जाए। उसके लिए पानी में भिगो के उसको रख दीजिए, 2-3 घंटे में वो फूल जाएगा। फिर उसको मिक्स करके उसमें थोड़े मसाले मिला लीजिए, नमक वगैरह। वो एक शरबत जैसा बन जाएगा। फिर आप उसको रात को पी के सो जाइए। रात को नहीं, उसको साफ होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो शाम को पी लीजिए आप। तो दूसरे दिन आपका पेट साफ हो जाता है, बहुत अच्छा साफ होता है। और इसका कोई और ऑप्शन है मैम? बिकॉज ये मेरे ख्याल से साउथ में कभी ये सब देखा नहीं है, मैंने जानती भी नहीं हूँ क्या नहीं नहीं, चीज ये है। हर्बल मेडिसिन वालों के पास भी मिल जाता है। मिल जाता है। नहीं, आप कोई फ्लावर कुछ बोल रहे हैं ना, ये तो ये मतलब फ्रूट है या फ्लावर क्या? नहीं बोल रही हूँ मैं, फ्लावर नहीं बोल रही हूँ मैं, फ्लावर से रिकॉग्नाइज करवाने की कोशिश कर रही थी। अच्छा। आप अपने गूगल में सर्च कीजिएगा अमलतास। तो बहुत से लोगों अमलतार। के, बहुत से लोगों के घर के आसपास भी वो पेड़ मिल जाएगा। नहीं भी मिले तो आप और दूसरे ढंग से सर्च करेंगे, नहीं तो आप उसमें ऑर्डर दे दीजिएगा ऑनलाइन, तो आपको आ जाएगा। हाँ ठीक है मैम। मैम हम थैंक हरड़ भी लेते हैं, जैसे वो छोटी हरड़ होती है ना, तो उसको हल्का सा तवे पे भून के पीस के वो शाम को लेते हैं, तो उससे भी पेट साफ हो जाता हाँ, है। हरड़ हरड़ नहीं से भी होती है होता है। वो, ठीक है, वैसे इंटेस्टाइन के लिए खाते हैं हरड़, थोड़ी लेकिन कितनी हरड़ लेनी है से क्या कौन। होता है, एक ड्राइनेस आती है। आप देखिएगा प्यास ज्यादा लगती है उसको खाने से। और हम्म, इंटेस्टाइन में भी उसको, हरड़ को भी आयुर्वेद में भी उन्होंने कहा है कि घी में सेक के खाना पड़ेगा, क्योंकि वो घी ड्राई। में ही सेकते हैं तवे पे ना, उसको घी में सेक के फिर उसको पीस के उसको फिर, हाँ। छोटी और हरड़ जो होती हाँ, है। और हरड़ के साथ भी बोला जाता है कि उस दिन आप दाल में घी वगैरह खाइए, क्योंकि वो खाइए। ड्राइनेस है। ओके, ये ले सकते हैं, इससे भी फर्क पड़ता है ना हाँ, हरड़ ले से। सकते हैं, लेकिन हरड़ वगैरह से देखिए ज्यादातर बहुत सारी चीजें हैं जो पेट साफ करती हैं, क्योंकि वो आपकी इंटेस्टाइन में एक इरिटेशन पैदा करती है। और उस इरिटेशन से क्या होता है, पानी बढ़ जाता है, पानी का फ्लो बढ़ जाता है, उससे आपका पेट साफ हो रहा है। लेकिन आप अगर एक लंबे समय तक इस तरह की चीजों को यूज करते हैं और अपनी इंटेस्टाइन को इरिटेट करते हैं, तो वो वीक होने लग जाएगी। फिर बाद में उन चीजों का इफेक्ट आएगा नहीं। तो आपने कभी कभार खा लिया, 15-20 दिन में खा लिया एक बार, ओके। हम्म। लेकिन अगर आपको पेट रोज रोज साफ नहीं हो रहा है, आप रोज रोज हरर खा रहे हैं, तो वो आपको नुकसान कर सकता है। यहाँ तक कि त्रिफला भी नुकसान करता है अगर रोज रोज यूज किया जाए तो। कभी कभार के लिए ठीक है। लेकिन अमलतास जो है उसका इफेक्ट बहुत सूदिंग है, क्योंकि अमलतास से सिर्फ पेट साफ नहीं होता है। जैसे जनरली आपको लग रहा है कि आपका रोज पेट साफ हो रहा है, लेकिन फिर भी अगर आप अमलतास खाते हैं तो बचा हुआ कचरा भी बहुत अच्छा साफ होता है। और सेकंड पॉइंट, आपकी एसिडिटी को वो कम कर देता है। मतलब क्लेंजिंग का काम भी करता है। हाँ हाँ, बिल्कुल। मैम जिनको हाइपर कॉन्स्टिपेशन है कि आ ही नहीं रही, जैसे 2-2 दिन नहीं कईयों को आती है, वो फिर कैसे करना है? वो कोई कोई इंस्टेंट इलाज है? उसके लिए पेट पे पट्टी रखिए मिट्टी की, पट्टी। या गीली पट्टी रखिए। साथ में मुनक्का खिलाइए और खाना पीना पूरा चेंज कीजिए। अगर फिर भी ना आए तो एक्यूप्रेशर के बहुत सारे पॉइंट्स हैं। एक्यूप्रेशर का जो करेला है वो करवाइए अच्छी तरह से, ओके। क्योंकि हमारी इंटेस्टाइन्स यहीं पर आती है ना। तो जब हम हम्म। इसको अच्छी तरह करेला करते हैं तो वो एक अच्छा इफेक्ट देता है। मैम जैसे एसिडिटी रोज रहती है और साथ में पेट में थोड़ा मरोड़ वगैरह उठती है, तो उसके लिए क्या करें? आप
अगर एसिडिटी ज्यादा है तो उसके लिए आप एसिडिटी का क्लींस, मैंने एक वीडियो किया था, करवाया था। अ, जो 4 दिन का 5 दिन 4 दिन का हमारा वेबिनार हुआ था ना, उसमें एक एसिड यस क्लींस बोल के भी करवाया था। वो एसिड क्लींस वाला वीडियो फॉलो कीजिए, ठीक है। ओके हाँ, अभी कॉन्स्टिपेशन से मैम। उसमें तो मैम ने मेनली उसमें ये पॉइंट्स बताए थे जो हैंड पे यहाँ लगाने थे, 4 पॉइंट्स, एंड बैक पॉइंट भी में था। बताए थे, और ग्रीन जूस कैसे पीना है वो भी बताया था। तो ग्रीन जूस पीजिए तो उससे आपकी एसिडिटी बहुत कम हो जाएगी। पत्ते डाल के बताया था हर तरह के, आपने बोला हाँ था। हाँ। मैम जैसे ना हम सुबह उसमें ये कॉन्स्टिपेशन के लिए ही सुबह वो जो होता है, ये पेठा होता है, वाइट पेठे के अंदर हम सारे पत्ते डाल लेते हैं, जैसे तुलसी भी डाल ली, पुदीना भी डाल लिया, फिर मोरिंगा लीव्स भी डाल ली, ये डाल सकते हैं ऐसे हम करके बिल्कुल पूरा एक बिल्कुल, जूस, हाँ डाल मतलब सकते। पूरा ये पी लेते हैं। बीच में नींबू भी डाल सकते हैं इसको, मुझे लगता है ये काफी इफेक्टिव है, इससे पेट साफ हो जाता है हाँ, फटाफट। नींबू भी डाल सकते हैं, नींबू का छिलका भी डाल सकते हैं। छिलका भी डाल सकते हैं, ठीक है। और क्या ऐड कर सकते हैं इसमें? अदरक डाल सकते हैं, लहसुन डाल सकते हैं, पुदीना डाल सकते हैं, हाँ पुदीना, ठीक ठीक है। कड़ी पत्ता, बेल पत्ता, है। हम्म, सारे आंवला। तरह के पत्ते हैं। हाँ आंवला लेकिन भी है, यस। हाँ, आंवला तो बहुत अच्छा इफेक्ट देता है, आंवला बहुत अच्छा पेट अच्छा साफ है। करता है। हाँ, आजकल अभी आया नहीं ना आंवला, सर्दियों में नहीं अभी थोड़ा नहीं, सा और लेट आएगा। दिवाली से आता है आंवला। आधे वाले से। दिवाली से आता और है, मैं होली तक चलता है। मेजर है जो फटाफट क्लीन करना हो, तो वो क्या बाई चांस कभी किसी को बहुत ज्यादा होता है, आई नहीं रही, बड़ी इरिटेशन होती है, तो एकदम से कुछ करना हो, तो ये तो रेगुलर नहीं होता, वो तो एक्यूप्रेशर कभी का कभी। बहुत अच्छा पॉइंट है। अच्छा एक्यूप्रेशर वो बता देखिए, देंगे। ये आपको हाथ दिख रहा है मेरा, अगर आप नहीं यहाँ दिख रहा। देखिए, दिख रहा है। हाँ या यहाँ पे देखिए एक गड्ढा पड़ रहा है, ये हाँ इसको आप बार बार स्टिमुलेट करिए, ऐसे बैठे बैठे स्टिमुलेट कीजिए, एक बार दबाइए, ऐसे ऐसे घुमाइए, फिर छोड़िए, फिर घुमाइए और छोड़िए। ये मैम एंड ऑफ द थंब है ना, रिस्ट से पहले, हाँ हाँ रिस्ट से पास ना, रिस्ट। हाँ, ये मैम पॉइंट ऐसे, है। मैम आप हाथ ऐसे रखिए मेरी तरह। हाँ ऐसा, ये इनका ऐसे ठीक है। रखेंगे ना तो ये दिखेगा। हाँ उनका दिख रहा है, आपका नहीं दिख रहा मैम। अपनी तरफ पाम करिए मैम। हाँ हाँ यस यस। हाँ, यही वाला। हाँ ये वाला ठीक। हाँ, हाँ तो अब दिख रहा है आपका हाँ, पॉइंट। इसको अच्छी तरह स्टिमुलेट करके थोड़ी देर पानी पी के मलासन पे बैठे तो हो जाता है, स्टोन क्लियर हो जाता है। और बहुत अच्छा तरीका है, अगर नहीं साफ हो रहा है, अगर बेल का मौसम है तो बेल खा ले थोड़ा ज्यादा सा, या फिर हाँ अनारस का मौसम है तो अनारस खा ले, अमरूद का मौसम है तो 2-3 अमरूद खा ले, हो जाता है उसे साफ एकदम, अगर कोई बड़ा कारण नहीं है तो। मेन प्रॉब्लम ये होती है कि फल खाना अभी मैंने 30 साल बाद शुरू किया है, जब से मैंने ये प्राणायाम किया है, तो उज्जई करने से। अदरवाइज ना ये पूरा मेरा ये जो गला है इन्फेक्टेड हो जाता था। मैम आपने अनानास का रस बोला कि वो अनार का रस? नहीं, रस नहीं बोला मैंने, हाँ पाइनएप्पल अनार, अनार। खाने के लिए बोला, अनारस। पाइनएप्पल, पाइन। मैं ना फ्रूट जूसेस भी बताएंगे जो फाइबर के साथ, जो हम सुबह खा लें उससे भी क्लेंस होता है पेट, जो जूसेस पी लें फाइबर के साथ। नहीं, फ्रूट जूस पे हम बात ही नहीं करते हैं, हम तो ग्रीन जूस की ओके बात करते हैं। फ्रूट जूस हम ठीक। नहीं, हम मानते हैं कि फल खाना चाहिए, उसका जूस नहीं पीना चाहिए। तो मैम ये कहते हैं ना कि नेचुरोपैथी में जो हम लेने जाते थे पहले, यहाँ पे सेंटर था वो अनीमा, एनिमा, वो एक एनिमा, वो भी ठीक रहता है, जैसे कि वो। हाँ एनिमा भी खराब नहीं है, लेकिन एक्यूप्रेशर में इतने अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं कि एनिमा की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक। तो मैम ये पॉइंट दोनों हाथ में लेना होगा ना? हाँ हाँ, दोनों हाथ में लेना पड़ेगा। कभी आप यहाँ पे इसको स्टिमुलेट करें, कभी दूसरे हाथ में करें, और अच्छी तरह से उसको स्टिमुलेट करें, करेला चला लें, और मलासन जानते हैं ना कौन सा आसन होता या है। नीचे बैठना, या हाँ हाँ जी। हाँ, उस पे थोड़ी देर बैठे, पानी पी ले थोड़ा सा, हम्म, चांसेस है कि पूरा हो जाएगा, अच्छी तरह क्लीन हो जाए। लॉट ऑफ वाटर ना। लॉट ऑफ वाटर नहीं पीना पड़ेगा।
लॉट ऑफ वाटर बहुत खतरनाक होता है। कितना पीना है वैसे, दिन में कितना पीना चाहिए? वो तो कहते हैं 8 से 10 गिलास पीने चाहिए पानी। 3 लीटर। 3 लीटर हाँ, बहुत है। 3 लीटर। हम्म, हाँ तो 8 से 10 ग्लास ही हुआ, तीन हाँ, इतने लीटर ही होते हैं, इतने ही होते हैं। नहीं, मैं बात ये है कि आप जितना भी पानी पिए, आप फोकस कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा आप वो पानी खाली ऐसे नॉर्मल पानी पीने पर ना फोकस करके लिक्विड वाली चीजें खाएं। जैसे कि खाना खाएं तो सब्जी में अच्छी तरह से उसमें रस होना चाहिए, सूखा सूखा खाना नहीं होना चाहिए। फिर बीच बीच में आपने जो फल खाए वो पूरे रस वाले होने चाहिए। इस तरह से अगर हम फल रस युक्त चीजें खाते हैं, क्योंकि हमारा जो प्लाज्मा है जिसमें हम जो रस की बात कर रहे हैं, जो शरीर में जो रस चाहिए, वो कोई नॉर्मल आरओ वाटर नहीं होता है, उसमें मिनरल्स होते हैं बहुत सारे। तो आपको मिनरल युक्त चीजों को खाना चाहिए जिससे कि उन चीजों की पूर्ति हो सके, उस पानी की पूर्ति हो सके। जैसे तरबूज होता है, उसमें काफी पानी होता है ना, जब ये समर्स में आता है तरबूज। मस्क मेलन और हाँ, वाटरमेलन। मस्कमेलन में भी, वाटरमेलन। मैम और मुझे मैम एक कह रहे डाउट है मैम। हाँ बोलिए। मैम, मेरे बच्चे 11 साल के हैं ना, उसको ड्रैगन फ्रूट बहुत पसंद है। वो सिर्फ वो एक ही फ्रूट उसको ज्यादा भाता है, तो वो ज्यादा नुकसान तो नहीं करता ना? नहीं नहीं, ड्रैगन ड्रैगन फ्रूट फ्रूट। नुकसान नहीं करता है, वो आराम से खाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। हाँ। अच्छा, अब आज थोड़ा सा मैं लीवर क्लींस के बारे में बता दे रही हूँ, क्योंकि कई सारे लोग कल पूछ रहे थे मुझसे लीवर क्लींस के बारे में। और मैम सैटरडे करना है पक्का। हाँ, हाँ करना है हमने, फिर बिजी हो जाएंगे हम आगे फिर हाँ हाँ, तो सैटरडे। केमिस्ट शॉप से आप लोग मैग्नीशियम सल्फेट मंगा लीजिए, और मैग्नीशियम सल्फेट। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। मैम ये चलेगा? हाँ बिल्कुल चलेगा। और मैम मेजरमेंट भी चाहिए मैम, ये मेजरमेंट का भी ले लें, वो फिर मेजर तो करना ही पड़ेगा किसी चीज से। वो ठीक है, वो कोई देखिए, ये हम 75 ml, ये ml जो आप कह रहे थे ना, तो वो मेजरमेंट का भी तो आप चाहिए। जो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल की जो सीसी ले वो 250 ml की लीजिएगा। हाँ वो तो टू लिया है। फिफ्टी हाँ, एम एल तो की 250 ml का जब आपने आधा कर दिया तो वो 125 हो गया, है ना। इतनी छोटी मिल जाएगी इतनी सी टू बॉटल? फिफ्टी एम एल की सीसी मिलती है। मिलती है, अच्छा। मैंने लाया है। हाँ, अच्छा। पर मैम मेरा तो क्वांटिटी कम रहेगा, मेरी क्वांटिटी तो कम रहेगी। आपका वेट कम है ना, तो उसकी आपकी या क्वांटिटी कम है। हमारी तो बहुत ज्यादा पीना पड़ेगा हमें। बैलेंस कर लेते हैं, डिस्टर्ब करो। मैं खोल हम रहा लोग हूँ। बैलेंस कर लेते हैं। हाँ, सही। मैम कहाँ चले गए? मैम तो चले गए। मैम कहाँ गए? मैम का हम सैटरडे को कर ही लेंगे, और मैम को बोलेंगे कि थोड़ा सा बता दे, करा दे उस टाइम पे ना, हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। हाँ अच्छा, मैं आपने अभी, फिगर। हाँ मैं करवा रही, मैं बता रही हूँ अभी आप लोग। 10 मिनट रेडी मुझे होटल तो 10 बजे तक। 10 मिनट रहिए। 10 मिनट रहिए। 10 मिनट रहिए, रुको। एक ना खुशबू मैम को बोलना हमें वीडियोस नहीं पहुंच रही हैं, ये आज की भी नहीं पहुंची है वीडियो, मेरे को तो नहीं ड्राइव में आई है, पहली आई है, आज की भी नहीं आई है, वो मुश्किल हो मुझे भी जाता नहीं, है फिर। मुझे भी हाँ, नहीं है। आपको आ गई है पिंकी जी? कौन सी सबको ड्राइव एक में ही भेज साथ रही आएगी ना, थोड़ी अलग अलग सबको भेजी जा नहीं रही आई। नहीं, है। भेजी है उन्होंने, वो खुलती नहीं है, पता नहीं क्या है, भेजी है, खुल नहीं रही हाँ, है मेरी। ठीक मेरे है। पास कल वाली आई थी, वो खुल गई थी। हाँ, कल वाली खुल कल गई है, नहीं कल वाली नहीं नहीं मेरी नहीं, खुली, वो पहले वाली एक्यूप्रेशर। मुझे तो अभी तक सारे क्लास की एक भी वीडियोस नहीं आई है। वो खुशबू मैं मैम को बोलेंगे एक दिन करें, हमें सारे दें वही हमें। सिर्फ वही फर्स्ट यही डे की प्रॉब्लम आई है, सबको आ रही है। ओनली फर्स्ट डे वाली आई है सिर्फ। हाँ, वही है।
उसके बाद ये सेकंड और थर्ड क्लास की नहीं है ये। वो कह रहे थे आज मैं समझाऊंगी, अभी एंड में समझाएंगे वो कैसे करना, कह हाँ। रहे थे। तो अब लीवर क्लींस में आपको एक चीज समझानी थी मुझे कि अगर 175 ml ऑयल लिया आपने, अगर आपका वेट 70 से ज्यादा है और आपने 175 ml ऑयल लिया और 175 जूस अगर आपने उसमें मिलाया, तो वो ऑयल बहुत ज्यादा हो जाता है, उसको पीना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप उसकी क्वांटिटी को थोड़ा कम कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है कि भाई मैं इतना नहीं पी सकती हूँ तो कोई बात नहीं, आप 175 मत लीजिए, आप उसको 150 कर लीजिए। और जूस जो है उसमें एक बार थोड़ा कम मिला लीजिए, 75 ml ही मिला लीजिए, और बाकी का जूस आप अलग से रख लीजिए, उसको मिला के जो पी गए आप, उसके बाद वो एक्स्ट्रा जूस पी लीजिए। तो मैम नींबू का जूस चल सकता है, नींबू का शरबत, लेमन चल वाटर। सकता है लेकिन बहुत कंफर्टेबल नहीं होता है नींबू का शरबत। अच्छा, तो तो खाली मैम इसमें मौसमी फिर या मौसम्मी का ही फिर डालें जूस हम, मौसमी। मौसम्मी का। हाँ, मौसमी का जूस आप डाल सकते मैम या फिर प्लेन वाटर ऐड करें तो क्वांटिटी क्या रहेगी? हैं। नींबू उसमें ऑयल में? हाँ, प्लेन वाटर आप बोले ना, वो ज्यादा बेटर होता है करके। नहीं नहीं, प्लेन वाटर नहीं मैंने कहा, फिर से समझिए। 175 आपने ऑयल लिया, 175 आपने जूस लिया, तो अगर आपने दोनों को मिलाया तो कितना हुआ? बहुत ज्यादा हो जाएगा, ये तो साढ़े एक तीन बड़ा सौ हो गिलास। गया। हाँ। 350 ml हो गया, तो 350 ml पीना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आप 175 ऑयल को थोड़ा सा कम कर लीजिए, 125 या 150 कर लीजिए, ठीक है। जूस पूरा रखना है ना, फिर वो उतना ही रखना है 150। अरे सुनिए तो बात को। फिर हम्म। जूस आपने जो निकाला, 150 ml निकाला, तो 150 में से आप 50 ml या 75 ml ही उसके साथ मिलाइए, बाकी का जूस एक्स्ट्रा रख लीजिए, प्लेन रख लीजिए बिना मिक्स किए। और वो वाला आप पी के फिर ये वाला जूस आप एक्स्ट्रा अलग से पी लीजिए, तो आपको थोड़ा फ्रेश भी लगेगा। क्योंकि ऑयल के साथ जब हम जूस मिला के पीते हैं तो वो बहुत डिफिकल्ट होता है पीना, उसका टेस्ट पूरा अजीब सा हो जाता है। तो आपने वो वाला अलग से पी लिया, फिर आपने जो फ्रेश जूस जो आपको मिलाना था आपने मिलाया नहीं, वो अलग से रख लिया, तो आपने पीने के बाद वो पी लिया। आया समझ में? या हाँ। एक फिर ही गल्प में पीना है, एक ही गल्प हाँ में। हाँ, एक ही गल्प में पीने की कोशिश कीजिएगा, नहीं तो पी नहीं पाएंगे। ठीक है। और तो आप पिलाओगे ना, मैं सामने एक बार ही तो पिला दोगे, फिर देखेंगे तो घबराहट हो रही है। पीने के बाद एक इलायची मुंह में रख लीजिएगा और अच्छी तरह से उसको चबा लीजिएगा, च्यू कर लीजिएगा इलायची को, तो आपके मुंह में जो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल की अजीब सी गंध है वो निकल जाएगी। तो पानी से भी तो मुंह धो नहीं सकते, वो पानी से हाँ, कुल्ला पानी से करके। धो सकते हैं, पानी पी भी सकते हैं, लेकिन वो स्मेल अजीब सी होती है ना, तो वो इलायची से बहुत हेल्प मिलती है। ओके, इलायची ले। और मैम आगे। मैं बात कर लूँ? शोभा जी का फोन खुला है। अच्छा, अब ये बताइए कि हम लोग वापस अपने टॉपिक पे वापस आ रहे हैं, वो है कॉन्स्टिपेशन। अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन की बीमारी है तो उसको क्या क्या तकलीफें होंगी? भूख इंटेस्टाइन नहीं की लगेगी। प्रॉब्लम्स हो सकती है ना, गैस हो सकती है, एसिडिटी हो सकती है, इंटेस्टाइन की जो प्रॉब्लम होती है। अस्थमा है, ब्लड प्रेशर है, सभी बढ़ेंगे। सही बात है सर। पेट दर्द हो सकता है। पेट में दर्द होगा, खाने की इच्छा नहीं करेगी, ब्लोटिंग होती है, ब्लोटिंग रहती है। या गैस निकलती है, हम्म। ऊपर से या नीचे से, कहीं से भी गैस पास होगी। देखिए, इसमें स्टार्टिंग हम करते हैं मुंह से। अगर आपको कब्ज है तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम होगी? ठीक है, लंबे समय से कब्ज है तो उसमें आपके मुंह में अलग अलग रोग होंगे। मुंह जो है, छाले हो जाते हैं। मुंह जो है वो हमारे कोलोन की स्थिति को बताता है। कोलोन मतलब जहां से लास्ट में लार्ज इंटेस्टाइन के उस पोर्शन से जहां से स्टूल होता है,
पुराने कब्ज के मरीज की जीभ पर सफेद परत जम जाती है। अगर आप उसकी टंग निकलवा के देखेंगे तो देखेंगे उसमें व्हाइट कोट है, ठीक है, और उसके मुंह से बदबू भी आती है। मरीज को टॉन्सिल्स में सूजन, मसूड़ों में सूजन, मुंह की अंदरूनी परत में जख्म एवं मसूड़ों से रक्त आ सकता है। ओके। अल्सर हो जाते हैं मुंह में। हाँ, मुंह में अधिक लार पैदा होती है। उन लोगों के मुंह में लार जो है, सलाइवा ज्यादा बनती है, और यह सोते हुए मनुष्य के मुंह से बाहर निकलती है। कितने लोगों का ना तकिया भीग जाता है लार से, ठीक है। फिर सेकंड है स्टमक की प्रॉब्लम, आमाशय की गड़बड़ी। आमाशय हम लोग किसको बोलते हैं? स्टमक को। कब्ज वाले मरीज की भूख मर जाती है। अगर कोई बोल रहा है कि मुझे भूख नहीं लग रही है, तो आप उसको भूख बढ़ाने के ऊपर फोकस मत कीजिए, आप उसका पेट साफ करवा दीजिए, तो उसको भूख लग जाएगी खुल के। और जो भोजन वह खाता है वह ठीक से नहीं पचता। मरीज खाने के बाद पेट में भारीपन महसूस करता है, उसका जी मचलाता है और उल्टी भी हो जाती है। कभी कभी इस वजह से हाइपर एसिडिटी, खट्टी डकार और छाती में जलन की तकलीफ हो जाती है। ठीक है, क्या क्या होता है बताइए, स्टमक में क्या क्या प्रॉब्लम होती है? भूख मर जाती है, खाने के हम्म, बाद भारीपन होता है, हम्म, एसिडिटी होती है और खट्टे डकार आते जी मचलाता है हैं। जी मचला। और भूख लगती नहीं है उसको ठीक से। अच्छा, अब तीसरा पॉइंट है। अब कहाँ जाना है? स्टमक पीछे से बाद हम आएंगे पीछे स्मॉल को करना। इंटेस्टाइन में क्या प्रॉब्लम होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर। गैस एकत्र होने की वजह से पेट फूल जाता है, क्योंकि उसका पेट साफ नहीं हो रहा है, इसलिए उसकी बहुत सारी गैस जो है वो वहां पे इकट्ठी हो जा रही है, और उसका पेट जो है वो फूल जाएगा। खाए हुए भोजन का ठीक से पाचन नहीं होता एवं खाने का लाभदायक हिस्सा आंतों द्वारा सोख कर रक्त में नहीं जाता। क्या हुआ कि खाना ठीक से पचा ही नहीं, उसका खाना ठीक से नहीं पचा, तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्व करेगी वो कैसे करेगी जब पचा ही नहीं, उसने नहीं एब्जॉर्व किया। इससे क्या होगा? इससे उसको कुपोषण होने लगेगा। वो खाना अच्छा खाता है, लेकिन फिर भी वो बीमार और कमजोर है, उसके शरीर के विटामिन कम होते जा रहे हैं। इसका मतलब अगर किसी के विटामिन शरीर में कम हो रहे हैं तो हमें फोकस करना चाहिए कहीं उसको कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है। जैसे कितने लोगों का हीमोग्लोबिन बढ़ता ही नहीं है, तो हमें फोकस करना चाहिए। कहीं हम उसको हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए जूसेस पे जूसेस पिलाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं बढ़ रहा है, तो हमें इस पे फोकस करना चाहिए कि उसको कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है जिसके कारण उसका बॉडी जो है वो एब्जॉर्व ही नहीं कर पा रहा हो। और बॉडी अगर एब्जॉर्व ही नहीं करेगा तो कैसे बढ़ेगा? हम दाने ताले तो जा रहे हैं, लेकिन बॉडी उसको एब्जॉर्व नहीं कर पा रही है ना? तो कॉन्स्टिपेशन होने से इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। अब हम बड़ी आंत के ऊपर बात करेंगे। अगर लार्ज इंटेस्टाइन में जाएंगे तो वहां पे क्या क्या प्रॉब्लम होगी? बहुत समय तक मल का बड़ी आंत में रहने की वजह से स्थानीय बीमारियां पैदा हो जाती हैं, ठीक है। लोकल प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, आंतों में सूजन या जख्म हो जाएगा। और बवासीर भी कब्ज के कारण ही होता है, जो पाइल्स के बारे में बात की जा रही थी वो भी कॉन्स्टिपेशन के कारण ही होता है। धीरे धीरे बड़ी आंत की मांसपेशियां शिथिल हो जाती है। क्या होती है? जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें एक मूवमेंट होता है, जो मतलब सारी स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में उसको पैरास्थेटिक मूवमेंट बोलते हैं। वो मूवमेंट के कारण मल आगे की तरफ बढ़ता है। अगर बहुत लंबे समय तक वहां पे मल पड़ा हुआ है तो उसकी जो मूवमेंट है वो ही खराब हो जाएगी। फिर छाती की बीमारी के बारे में हम बात करते हैं। पुराने कब्ज के मरीज को श्वास नली में सूजन, दमा, लैरिंग्स और फेरिंग्स में सूजन आ जाती है। ऐसे मरीजों को अक्सर छाती में अधिक धड़कन महसूस होती है। अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है तो उसका इफेक्ट उसको
छाती में, चेस्ट पोर्शन में भी फील होता है, उसको वहां पे उसकी धड़कन तेज हो सकती है। और सांस नली में सूजन भी आ सकती है। किसी ने पूछा था ना कि अगर कॉन्स्टिपेशन के कारण क्या ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। श्वास नली में सूजन आ सकती है, दमा हो सकता है, लैरिंग्स और फेरिंग्स में सूजन आ जाती है, और ऐसे मरीजों की छाती की धड़कन बढ़ जाती है। अब हम आएंगे सिर दर्द में। कॉन्स्टिपेशन और सिर दर्द का बहुत अच्छा कनेक्शन है, आप लोगों ने भी फील किया होगा। जिस दिन पेट साफ नहीं होता लगता है सिर भारी है मेरा, आज मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है। पुराने कब्ज के मरीज को सर दर्द अक्सर बना रहता है। मरीज को आंखों की बीमारी एवं मोतियाबिंद होने की संभावना रहती है। फिर है अनिद्रा, इंसोम्निया। कितने लोगों को आपने बोलते सुना होगा कि आज मुझे ठीक से नींद ही नहीं आई, मेरा पेट ही साफ नहीं हो रहा था, तो मेरे सर में भी दर्द हो रहा था, और मुझे रात को ठीक से नींद भी नहीं आई। ये तो बहुत कॉमन है मैम, बहुत प्रॉब्लम कॉमन है। लोगों को। हाँ, तो पुराने कब्ज के मरीज अक्सर अनिद्रा की शिकायत करते हैं। मरीज चिड़चिड़ा और भावुक हो जाता है, और कई मानसिक बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है। फिर है, इसी में आता है बाबासिर के प्रभाव। बाबासिर जब होती है मतलब पाइल्स, तब क्या क्या होता है? दर्द होता है, म्यूकस निकलता है वहां से, खुजली होती है, जलन होती है। मलद्वार पर खुजली और जलन के अलावा बैठने और चलने में तकलीफ एवं रक्तस्राव, जिसके कारण एनीमिया भी हो सकता है। मतलब लार्ज इंटेस्ट, वो जो पाइल्स है वहां से इतनी ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है कि मरीज को शरीर में खून की कमी भी हो सकती है। इसके अलावा इससे कई अन्य बीमारियां जैसे कब्ज, भूख का न लगना और लीवर की कमजोरी हो जाती है। शुरू में लीवर की प्रॉब्लम का कारण कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। मरीज को एक लंबे समय तक कॉन्स्टिपेशन था और उसको लीवर की प्रॉब्लम हो गई। फिर लीवर भी कॉन्स्टिपेशन करने में हेल्प करेगा। अब आप लोग का कोई क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं, 10 मिनट बाकी है। बस तो मैम गर्म पानी वगैरह पीने की जरूरत नहीं रहती है इसमें? एक्चुअली तो जैसे कि बहुत लोग बोलते हैं गर्म पानी पीने के लिए, तो हाँ, आप ठंड में गर्म पानी पीते हैं तो ठीक है, लेकिन ठंड में तो पीते ही हैं। हाँ, ठंड में पीना नॉर्मल है, लेकिन हाँ, गर्मी में ज्यादा गर्म पानी नहीं पीना चाहिए। नहीं तो सुबह के ये टाइम मैम में, हम, अर्ली मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग मैम। नहीं, नहीं उसको ये सुबह जो हमने हमने जो अपना लिवर क्लेंजिंग करनी है, ये फिर सैटरडे को 5 बजे करेंगे हम लोग। शाम को 6 बजे से स्टार्ट होगा। 6 बजे से स्टार्ट होगा, ओके ओके। फिर करना एक ही बारी पीना है ना इसको, बस फिर 2 बारी? नेक्स्ट डे भी आपको तो पीना है, थोड़ा है। नेक्स्ट डे भी पीना है 2 बार। क्वांटिटी आधी हो जाएगी। अच्छा है, पहले तो अंदर जाने में ही वो हो रहा है। तो जे किसी को वॉमिट की